और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जो हाल अक्सर से बड़ी खबर है, अपराधी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बड़ी खबर, फायरिंग के आरोपी दोनों बदमाश फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी सनी यादव, अजय गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए दोनों बदमाश पेशेवर अपराधी हैं। जहां अपराधी विनय त्यागी पर फायरिंग की गई थी। विनय त्यागी, 2 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए थे, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के सिलसिले को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि किस तरह से पूरा मामला घटित हुआ और क्या कुछ कारण और वजह रही है वो भी स्पष्ट रूप से सबके सामने आ सके। तो बड़ी खबर, जो अपराधी विनय त्यागी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और विनय त्यागी खुद घायल हुआ है। शूट आउट का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और तकरीबन 24 घंटे चली कॉम्बिंग के बाद पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने खानपुर क्षेत्र से ये दोनों आरोपी हमलावर गिरफ्तार किए हैं। अभी भी कोतवाल लगा है। हमारे साथ में एसपी देहात शेखर सयाल मौजूद हैं, जो इस पूरे अभियान की कमान संभाल रहे थे। साथ में सीओ नताशा सिंह भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से सफलता मिली है और ये कौन लोग हैं, क्यों हमला किया गया था, क्या वजह रही है। सर, जिस तरह से ये ताबड़तोड़ कल जो एक वारदात सामने आई थी, जो सनसनी फैल गई थी और 2 बदमाश जो कहीं ना कहीं हार्डकोर अपराधी विनय त्यागी पर हमला करके भागे थे, पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, आज आपने गिरफ्तार कर लिए। किस तरह सफलता मिली, कितनी टीमें लगी हुई थी और क्या क्या चीज सामने आई निकल कर? देखिए, कल का जो सनसनीखेज वारदात थी, इसके बाद पूरा जिला अलर्ट मोड में था। हमारे सभी चेकिंग पॉइंट, सभी थाना चौकी लगातार चेकिंग कर रहे थे। कल लेट इवनिंग में हमें वो जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी वो मिली थी और हमारा पूरा अंदेशा था कि वही बाइक है जो उन 2 अभियुक्तों के द्वारा, जिन्होंने फायर झोंका था, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी। बाकी जो डिटेल से पूछताछ के बाद हमें पता लगेगा, हम आपको प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको अपडेट करेंगे। चलिए, तो ये थे एसपी देहात शेखर सयाल, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस की 10 टीमें लगी हुई थी। इस मुखबरी तंत्र भी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ में था और सर्च अभियान के तहत ये सफलता मिली है। मैं बता के खानपुर के सिकंदरपुर गांव के जंगल से दोनों आरोपी हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने कल विनय त्यागी, अपराधी विनय त्यागी पर हमला किया था। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब शॉर्ट पूछताछ में केवल इतना पता चला है कि दोनों के दोनों हमलावर कहीं ना कहीं बड़े अपराधी हैं। इनमें से एक तो अभी पिछले दिनों ही जेल से छूट कर आया है और उस पर भी 10-12 मुकदमे दर्ज हैं। अभी आगे ये किस गिरोह से जुड़े हुए हैं, इसका मोटिव क्या था हमला करने का, उसकी यानी जो इंट्रोगेट इन्हें किया जाएगा, आगे जो पूछताछ का दौर चलेगा, अगले पार्ट में पुलिस इस पूरे मामले खुलासा करेगी। फिलहाल दोनों को कोतवाली लाया गया है और डॉक्टरी के लिए अब आगे की यानी इनकी डॉक्टर परीक्षण कराने के बाद लिखा पढ़ी होगी, फिर पूछताछ शुरू की जाएगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर अक्सर। वहीं उत्तराखंड में उर्मिला सनावर की वीडियो पोस्ट से मचे बवाल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से बीजेपी एक बार फिर से खुद सवालों के घेरे में घिर चुकी है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने को बेहद गंभीर बताया है। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि ऐसे कृत्य समाज पर धब्बा है और इसमें दोषी चाहे जो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी सांसद के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले अब तेज कर दिए हैं। अंकिता हत्या मामले पर गरमाई सियासत, त्रिवेंद्र के बयान से बीजेपी की बड़ी मुसीबत। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री का मामले में नाम आया। त्रिवेंद्र बोले, दोषी कोई हो नहीं जाए बख्शा। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर की वीडियो पोस्ट पर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। उर्मिला सनावर ने वीडियो पोस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी बताया है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने बीजेपी की मुसीबत और बढ़ा दी है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि इस तरह के काम करने की छूट किसी को भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ऐसे मामले समाज पर धब्बा हैं और इसमें शामिल शख्स चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र रावत ने वही कहा है जो हर किसी के मन में है और इस मामले में न्याय मिलने तक कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के
मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने वो बात कही है जो सबके मन में है और हम भी उसी मांग को कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज ये जो हमारा 7 दिन का कार्यक्रम है उसको आज यहीं पर रोका है। मैं जनवरी में फिर प्रारंभ करूंगा और हम अंकिता वाले मामले में फोकस करेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि वो जो अंकिता की हत्या है वो उत्तराखंड के स्वाभिमान और गरिमा की हत्या है। उर्मिला सनावर के वीडियो पोस्ट ने बीजेपी को पहले ही असहज कर रखा था और अब बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र रावत के बयान से बीजेपी चौतरफा घिर गई है। वहीं पहले से हमलावर कांग्रेस को बीजेपी पर हमले और तेज करने का मौका मिल गया है। ऐसे में देखना होगा कि गले की फांस बन चुके इस मामले से बीजेपी कैसे पार पाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वही बात अगली खबर की करेंगे, जो आप इंटर कार्निवल में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 121 करोड़ 52 लाख और 46 हजार रुपए की लागत से 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने मेट्रोपोल सरफेस पार्किंग का भूमि पूजन भी किया। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सभी विकास कार्य नैनीताल जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन सुविधाओं के विकास में अहम साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में आधारभूत जन सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ और उनको संकल्पबद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेरणा दी है कि इस प्रकार का हम आयोजन करें और विंटर कार्निवाल हो, ये पूरी शीतकालीन पर्यटन हो, इसको बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और ये हमारे राज्य के लिए पूरे 12 महीने पर्यटन की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करेगा, जिसके कारण से जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, होटल वाले हैं, अन्य व्यवसाय करने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या होम स्टे वाले हैं, जिन जिन का भी व्यापार कारोबार पर्यटन के कारण से चलता है, उनको 12 महीने अब काम मिले, ये हमारा प्रयास है। इससे राज्य के अंदर और हमारी समृद्धि आएगी और ये बहुत अच्छा इसका अनुभव भी आ रहा है। जगह वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए मुनीकीरेती पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में होटल कैंप संचालक और सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक हुई है। बैठक के दौरान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन सीजन के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे डोईवाला की, जहां पर शहीदा सिंघा गुरुद्वारे की ओर से सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कमेटी की ओर से नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। नगर कीर्तन यात्रा के दौरान भारी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। ये हमारे कलगीधर पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जो 10वें पातशाह हुए हैं, उनके जो छोटे साहिबजादे सतगुरु बाबा जुझार सिंह और सतगुरु बाबा जोरावर सिंह जी की जब सुबह सरहंद ने हुक्म देकर नियों में चुनवा दिया था, उनकी शहीदी को मुख रखते हुए यहाँ की इलाका संगत ने और नुन्ना वाले की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा हर वर्ष ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि उसी शहादत के उपलक्ष्य में आज भी शोभा यात्रा गुरुद्वारा नुन्नावाले से निकाली जा रही है। इस सप्ताह जो है सिख धर्म में जो है बहुत ही महत्व रखता है, जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इसमें शहादत दी है। मानवता की रक्षा के लिए जो अत्याचार हो रहे थे, अधर्म था देश का फैला, उसको बचाने के लिए जो है गुरु जी के चारों साहिबजादे 2 बुनियाद में चिरा दिए गए थे क्रूर शासक द्वारा। उस समय 2 जो बड़े साहिबजादे थे वो जंग में शहीद हो गए थे और माता गुजरी जी भी वहीं पे अपने छोटे नातियों के साथ में जो है शहीद हो गई थी। तो इसलिए पूरा परिवार जो है इस कटकती हुई ठंड में जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जो पूरा परिवार है उसने शहादत दी है।
बात अगली खबर की, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। नगर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें प्रेम, शांति, भाईचारे का संदेश दिया गया। साथ ही चर्च में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। पर्यटक और स्थानीय लोग मेरी क्रिसमस के रंग में डूबे और शहर में रौनक देखने को मिली। पूरे महीने से हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ, जवानों के साथ और WSS की बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और आज 25 तारीख को हमने इबादत के साथ इसको ख़त्म किया है। लेकिन ख़त्म का मतलब ये नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो हैं इसको आनंद के साथ, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ मनाएं। क्रिसमस का पर्व हर वर्ष जब आता है तो हमेशा एक भाईचारा और प्रेम को लेकर आता है, शांति का प्रतीक है। और ये पर्व सिर्फ ईसाइयों का ही नहीं है, मगर ये पर्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए, अपना जीवन यहाँ पर लेकर आए, पैदा हुए, तो वो एक ही मकसद से आए थे कि उनको अपना जीवन का बलिदान देना है हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए। पूरे साल भर देखा जाए तो हम लोगों को क्रिसमस का इंतजार रहता है, क्योंकि ले दे के एक ही हमारा ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे को प्रकट करता है, संसार में शांति बनाए रखे। ये हमारा सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह आज पैदा हुए थे तो शांति को, प्रेम को, भाईचारे को लेकर वो संसार में आए थे। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां देहरादून के सेंट फ्रांसिस चर्च में 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जहां फादर टाइटस की अगुवाई में आयोजित समारोह में शहर के लोगों ने प्रभु यीशु के जन्मदिन पर बधाई दी है। साथ ही चर्च को रंगीन लाइटों से सजाया गया और विशेष प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन हुआ। बच्चों और युवाओं के खेल, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियां आयोजित की गई, जहां लोगों ने एक दूसरे को मेरी क्रिसमस की बधाई दी है और भाईचारे का संदेश साझा किया। वहीं चर्च के बाहर भी क्रिसमस ट्री और सजावटी वस्तुओं की खरीदारी की धूम रही। लोगों को प्रभु यीशु का जो संदेश है, शांति इस दुनिया में लाए। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उनकी कृपा पात्रों को शांति। जो प्रभु के कृपा पात्र हैं उनको प्रभु की शांति मिलती है। उसी संदेश को हम देना चाहते हैं। वहीं ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में क्रिसमस का पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चर्च को रंग बिरंगी लाइट, फूल और पारंपरिक क्रिसमस ट्री से बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया था। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही ईसाई समुदाय के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे। सुबह की शुरुआत विशेष मिडनाइट मास और पवित्र प्रार्थना सभा के साथ हुई। चर्च के पादरी ने प्रभु यीशु के शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेश को साझा किया। अगली खबर, जहां उत्तराखंड के कोटद्वार में 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक राज्य स्तरीय जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। आपको बताते चले, प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के बॉक्सर हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रतियोगिता के लिए चंपावत जिले की टीम बॉक्सिंग कोच, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी कैप्टन आनंद सिंह मेहरा के नेतृत्व में लोहाघाट से रवाना हुई। कैप्टन मेहरा ने बताया कि लोहाघाट से 7 बॉक्सिंग खिलाड़ी भी जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाने के लिए निकल चुके हैं। वो अभी कोटद्वार में राज्य स्तरीय जूनियर बालक और बालिकाओं के बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें कि 13 डिस्ट्रिक्ट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें से चंपावत डिस्ट्रिक्ट एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हम और ट्रंकपुर से टीमें बन के सम्मिलित होके जाती हैं और हॉस्टल की टीम सेपरेट जाती है। यहाँ से हमारे 7 खिलाड़ी जा रहे हैं, जिसमें से एक गर्ल्स है और 6 बॉयज हैं। सर प्रदर्शन अभी ट्रेनिंग तो अच्छी की है। हमारे बॉक्सर हार्ड हिटर हैं, हर कोई मतलब पूरी प्रैक्टिस में है। देखो अभी रिजल्ट क्या है, सभी बॉक्सर प्रैक्टिस करके आते हैं। अभी रिंग के ऊपर क्या होता है वो अपने प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर करता है। हम कोटद्वार जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, स्टेट खेलने के लिए। हमारे साथ हमारे सर जा रहे हैं आनंद सिंह मेहरा, और हमारी पूरी टीम जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हम जीत के आएंगे। प्रदर्शन फिलहाल तो मैं खेलने नहीं जा रही हूँ, जूनियर खेलने जा रहे हैं, पर जैसी इनकी प्रैक्टिस है उस हिसाब से प्रदर्शन शायद अच्छा ही जाएगा। अपना बेस्ट देंगे और सभी को ऑल द बेस्ट है, अच्छा खेल के आएंगे।
अगली खबर, जहां मसूरी अग्रवाल सभा के युवा प्रकोष्ठ ने तुलसी दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया है। इस अवसर पर भगवान अग्रसेन की मूर्ति का विधिवत तरीके से पूजन किया गया। इसके बाद तुलसी माता के पौधे की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना भी की गई। तुलसी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से हम तुलसी दिवस को मनाते आ रहे हैं। तुलसी का पौधा अपने आप में एक वरदान है और इसके औषधीय और ज्योतिष गुण भी इसके बहुत अधिक हैं, जिसका अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो शाम हो जाएगी। तो तुलसी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण औषधि के रूप में काम करता है। जहाँ कोई ना आए काम वहाँ तुलसी आए काम, ऐसी कहावत भी प्रचलित है और जो आप इस समय चरितार्थ भी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना के टाइम या किसी भी तरह की आपत्ति के टाइम तुलसी के औषधि गुणों का भरपूर उपयोग किया गया। महासभा युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हर वर्ष तुलसी दिवस आज के दिन मनाया जाता है और आज का दिवस जो है धार्मिक और औषधीय दोनों ही रूपों में तुलसी के गुणों के रूप में इसको मान्यता मिली है। तुलसी न केवल सनातन धर्म के अंदर धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है तो प्रत्यक्ष देव के रूप में जो हमारी आती है, सूर्य जो हमारे प्रत्यक्ष देव है, तुलसी जो हमारे प्रत्यक्ष देव के रूप में सामने रहती है। और हमारे सनातन धर्म के अंदर इसकी विभिन्न मान्यताएं रही हैं। जहाँ पर तुलसी का वास है वहाँ पर माना गया है कि कोई भी आपदा या कोई भी किसी प्रकार का संकट वहाँ पर नहीं आता। बात अगली खबर की करेंगे, जो कि देहरादून से है, जहां पर आयोजित अटल स्मृति व्याख्यान माला 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संदेश को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत पर फोकस किया। व्याख्यान माला के माध्यम से अटल जी के जो कालजयी विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय भावना, उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस व्याख्यान माला में उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनकी दूरदर्शिता पर और उनकी तीव्र जो निर्णय लेने की क्षमता थी और उसके समकालीन जो भी संदर्भ थे उनको प्रस्तुत करके हमारे नई पीढ़ी को, नवोदित उदयमान, जिनको देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, विभिन्न विभिन्न दायित्वों उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, उन सभी को राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भी किया जाएगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में अटल उद्यान में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि इसके बाद कैबिनेट मंत्री मसूरी विंटर कार्निवल के दूसरे दिन के खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जिसे इस बार पूर्व पीएम की स्मृति को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता के साथ साथ एक कवि भी और पत्रकार और प्रखर वक्ता रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में अटल जी से बड़ा व्यक्तित्व आज तक कोई नहीं हुआ। उनको अजात शत्रु कहा जाता था। जब पार्लियामेंट के अंदर वो बोलते थे, उनकी बात पक्ष विपक्ष सभी सुनते थे। जब नरसिम्हा राव की सरकार में एक बार भारत का अस्तित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को यूएनओ जाना था और उसमें विदेश मंत्री को भेजा जाता है, नरसिम्हा राव जी ने भारत का अस्तित्व करने के लिए वाजपेयी जी को भेजा और यूएनओ के अंदर उन्हें हिंदी के अंदर अपना भाषण दिया। वहीं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जो मीडिया ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सवाल किया, तो गढ़वाल सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही सवालों से बचते हुए नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस दिन केवल जयंती और खेल महोत्सव की ही चर्चा हो। अभी क्या है कि देखिए, ये एक यहाँ पर जो पूरा हमने खेल महोत्सव किया है, इस पूरे खेल महोत्सव के बारे में भी एक जो तैयारी है उसके हम माइंडसेट में भी हैं, और जो आपके अन्य इससे जुड़े हुए सवाल है उसका जवाब हम आपको जल्दी ही हम दें। पहली बात है कि सुनिए, आज अटल जी का जन्म दिवस का दिवस है
खेल महोत्सव का समापन है। आज इन्हीं विषय चर्चा होगी। कल मैंने विस्तारपूर्वक सब विषय बोल दिया है। प्रेस को बोला मैंने, लेकिन आज का विषय नहीं बनता। मैंने बोल दिया आज खेल का विषय है। आप सबका धन्यवाद। वहीं मसूरी में माल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाए जाने के बाद विवाद और ज्यादा गहरा हो चुका है। दरअसल नगर पालिका ने टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत चयनित कुछ व्यापारियों को वैकल्पिक वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दिया है, जबकि कई पटरी व्यापारी अभी भी माल रोड पर दुकान लगाने की मांग को लेकर झूलाघर स्थित शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने व्यापारियों से मुलाकात कर कहा कि नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। वहीं पटरी व्यापारियों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने धरना जारी रखने और टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग करने की मांग उठाई। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को ये रोजी रोटी दे रहे हैं, हमारे लोगों को बाहर कर रहे हैं। आज मार रोड पे जो भी इन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, ये उनसे पैसे ले रहे। क्या इन महिलाओं का हक नहीं था उन स्टॉलों में? ये इन महिलाओं को दे देते हो, पहले हक तो इनका बनता ना। इनको तो कोई रोजगार नहीं दे रहे, इनको रोजगार से बाहर कर रहे हैं। बात करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम इससे कहीं संतोष नहीं है। जब तक इनको रोजी रोटी नहीं मिलती, ये कहते हैं हम यहाँ से उठने वाले नहीं। बात बनती नजर नहीं आती। हम आज बड़ी मुश्किल से जब हमने बोला कि हमारी कोई सबूत लेने आया ही नहीं, तो हम धरना स्थल पे छोड़े क्यों? और हमने पहले अनुमति ले ली थी इसलिए बैठे। और साथ में मैं आपको यही बता दूं, ये शहीद स्थल जो है ये हमारा शोक संतप्त परिवारों के लिए है। यहाँ पर नाच गाने या ढोल बजाने के लिए नहीं है। कल भी हमारे बडोनी जी का वो था, तो हमने खैर भाई उनको श्रद्धांजलि थी, वो हमने करने दिया। शांति में यहाँ कार्यक्रम नहीं होने देंगे आप? नहीं, कार्यक्रम क्यों करेंगे? यहाँ पर ये शहीद स्थल कार्यक्रम के लिए थोड़ी है। का कल उद्घाटन किया गया, आज भी कार्यक्रम उसके 29 तक चलेंगे। पटरी व्यापारियों के संबंध में ये कोई नया विषय नहीं है। विगत कई सालों से इस पर कार्रवाई चल रही है। विगत 1 साल से ही ये स्पष्ट सूचना सभी को है, मसूरी वासियों को, कि देखिए जो मसूरी है हमारा, वो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खींचता है। जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो पूरे देश से आता है, और उसको एक सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से ही है, लगभग 1-1.5 वर्ष से ये डिसाइडेड है कि मॉल रोड जो है वो जीरो वेंडिंग जोन रहेगा। और जो पटरी व्यापारी हैं उनका चयन करने के लिए एक विधिवत टीवीसी का गठन किया गया है। बात अगली खबर की करेंगे, जो प्रदेश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है और ठंड के कारण जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। प्रचंड ठंड की सबसे ज्यादा मार इस वक्त गरीब और रोजाना कमाने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है। हरिद्वार देहात और लक्सर के आसपास के इलाकों में कैसे हालात नजर आ रहे हैं, इसका हिंदी खबर संवाददाता ने जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में ही ठंड का 30 डिग्री चल रहा है। अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ कुछ ज़्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा। वजह है कि पिछले कई दिन से सूरज दिखाई नहीं दिया, इस वजह से ठंड बढ़ी हुई है। कोहरा भी लगातार आ रहा है, ऐसे में कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। खासकर जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें दिक्कतें खड़ी हो गई है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात भी कराएंगे। कहाँ से हैं? यहीं से हैं, लक्सर से जी। ठंड कैसे? ठंड बहुत ज़्यादा है और मजदूर के लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात है। जो गरीब तबका है उसके लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात है, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंड है, फिर होना तो है ही इसको। ठंड का महीना, ठंड तो होगी, लेकिन मजदूर किसान ज़्यादा परेशान है। बात सही है। कुछ और कारोबारी से बात करेंगे। मुझे लग रहा है आप कहाँ से हैं? जियापोता से। जियापोता से। इस इलाके में ठंड उधर भी काफ़ी है, ज़्यादा है। लोग क्या काम करते हैं? हम वैसे ही दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। नहीं, एक दिन मिलती है, एक दिन नहीं मिलती ठंड की वजह से। ठंड की वजह से दिहाड़ी मजदूरी प्रभावित हो रही है। ये मजदूर है ना, इस वजह से दुकानदार सब। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।